Hello everyone. So welcome to the first lecture of mole concept. ठीक है, जिसको हम स्टोकियोमेट्री भी बोलते हैं एंड इट इज द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको बेसिक समझने हैं. ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो किसका कितना कितना अमाउंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया. ठीक है, उसके बाद किसका अमाउंट कुछ बच गया होगा. ओके, तो इस तरह की चीजें सबसे बेसिक है कि रिएक्शंस को बैलेंस करना, किसका कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ, कितना उसका बाद बच गया आफ्टर द रिएक्शन. तो इस तरह की सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस के लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए. तो ये आपको ये 11th के चैप्टर्स में, 12th के चैप्टर्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी आप जाते हैं, दिस इज द फंडामेंटल थिंग. ओके, और आपके कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत जरूरी है. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले लेट्स जस्ट डिस्कस कि जनरल केमिस्ट्री क्या है और हमारी डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपैक्ट है. ठीक है, नाउ देयर इज अ पैराग्राफ, आपके सामने ये पैराग्राफ है. तो आई थिंक पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि मॉर्निंग में आपने जो सुबह उठ के किया होगा, ठीक है, तो वो हमारी केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ में कैसे इन्वॉल्व होती है. ठीक है, दिस मॉर्निंग यू वोक अप टू द साउंड ऑफ एन अलार्म क्लॉक created when the alignment of molecules in the LCD of your clock created a flow of electrons. ठीक है ना, तो सुबह आप अगर अलार्म क्लॉक की आवाज से उठे हैं तो डेफिनेटली वो जो अलार्म बजा वो क्यों बजा, क्योंकि आपकी क्लॉक के LCD में जब मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में आए तब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ और उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से साउंड जनरेट हुई, सर्किट कंप्लीट हुआ. ठीक है, then you might have thrown off a thermal insulator made up of a polymer and took a shower with dihydrogen monoxide. ऑब्वियस ही बात, उसके बाद क्या किया, थर्मल इंसुलेटर मीन्स ब्लैंकेट. ठीक है, आपने ब्लैंकेट हटाया, आप उठे, तो ब्लैंकेट बेसिकली एक पॉलीमर का बना होता है ना. और आपने उसके बाद डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड मीन्स H2O वाटर, तो पानी से आप नहाए, ऑब्वियस ही बात है. एंड some soap to emulsify fatty substances on your skin and hair. तो उसके बाद आपने सोप यूज किया. ठीक है, तो आपके बॉडी पे, स्किन पे, हेयर में जो फैटी सब्सटेंसेस है उनको रिमूव करने के लिए. नेक्स्ट यू adorned yourself with pleasant smelling pigmented gels, dyed polymeric fabric, synthetic footwear and metal alloy jewelry. उसके बाद when you finally dress up, ठीक है, तो ड्रेसिंग अप में क्या क्या होता है. ठीक है, आपने कुछ जेल्स अप्लाई किए होंगे, लेट अस से आपने बालों में जेल लगाया. डाइड पॉलीमरिक फैब्रिक मींस आपने जो कपड़े पहने बेसिकली वो फैब्रिक है, पॉलीमर है. ठीक है, और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डाई किया हुआ है. सिंथेटिक फुटवेयर एंड मेटल अलॉय ज्वेलरी. ठीक है, इफ यू आर अ फैन ऑफ दैट. Then you had a breakfast of nutrient enriched, spoilage retarded carbohydrates in a white emulsion of fats, proteins and monosaccharides. So let us say आपने शायद ओट्स खाए होंगे, ठीक है, या दलिया खाया होगा. ओके, सो दैट इज बेसिकली स्पॉइलेज रिटार्डेड मीन्स उनमें कुछ ऐसे एडिटिव्स डाले होते हैं जिनसे कि वो जल्दी खराब ना हो. ठीक है, तो स्पॉइलिंग ना हो जल्दी, उसको रिटार्ड करते हैं हम स्पॉइलेज को. तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ठीक है, व्हाइट एमल्शन ऑफ फैट्स, तो आप मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क बेसिकली इट्स अ व्हाइट एमल्शन ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड मोनोसैकेराइड्स. फाइनली यू ब्रश्ड योर टीथ विद अ कोलॉइडल डिस्पर्जन ऑफ आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड डेंटल हार्डनिंग एजेंट. ओके, इट मींस आपने ब्रश किया. किसे, तो जो ब्रश में आप जो टूथपेस्ट होता है दैट इज बेसिकली कोलॉइडल डिस्पर्जन है वो. ठीक है, कोलॉइड क्या होते हैं ये भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. ठीक है, ऑफ आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड डेंटल हार्डनिंग एजेंट, तो ब्रश जो हमारा टूथपेस्ट है उसमें डेंटल हार्डनिंग एजेंट डाले होते हैं. कलेक्टेड सम ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम प्रोसेस्ड सेलुलोज एंड प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटेड विद लाइट एंड ऑक्सीजन रेजिस्टेंट इंक्स. तो कलेक्टेड सम ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम प्रोसेस्ड सेलुलोज एंड प्लास्टिक मींस आपने बुक्स लिए, अपने पेन पेंसिल लिए. ठीक है, तो बुक्स पे जो प्रिंटिंग होती है बेसिकली वो लाइट एंड ऑक्सीजन रेजिस्टेंट इंक्स से होती है. jumped onto a hydrocarbon fueled metal vinyl ceramic vehicle and took off for your school. तो उसके बाद फाइनली आप बस में बैठे होंगे, जो आपकी स्कूल बस होगी या अपनी जो कार होगी, जो भी व्हीकल होगा, तो वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन से चलता है.
ठीक है, और उसके जो व्हीकल की जो बॉडी है दैट इज उसमें मेटल भी है, विनाइल भी है, सिरामिक भी है, ठीक है, और फाइनली आप अपने स्कूल पहुंच गए। ठीक है, तो देयर इज टू मच ऑफ केमिस्ट्री इन अवर डे टू डे लाइफ, इतना हम बोल सकते हैं। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? डेफिनेशन को छोड़ो, केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जहां पर हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर क्या है, मैटर किन चीजों से बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे H2+O2 गिव्स यू H2O। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है, जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, बहुत जल्दी जलती है, और जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, पर ये दोनों मिलकर एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो कि आग बुझाता है। इट्स एक्सटिंग्विशर, H2O। ठीक है, तो चेंजेस बड़े डिफरेंट आए ना, मतलब रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो किस तरह के चेंजेस आते हैं उनकी कॉम्पोजिशन में, उनकी प्रॉपर्टीज में, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में किस तरह के एनर्जी चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, केमिस्ट्री की अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो वी हैव ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पर कार्बन और उसके कंपाउंड में तो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स भी आते हैं, पर उनको नहीं पढ़ते हम। ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को बेसिकली ले छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड जो है वो हम इनऑर्गेनिक में ज्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कि वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके फिर रिएक्शंस क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, मैटर किन किन चीजों से बना, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, वेरियस लॉज क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं जो फिजिकल प्रोसेसेस को गवर्न करते हैं, कि दो अगर चीजें कंबाइन कर रही हैं, या दो गैसेस कंबाइन कर रही हैं, या दो लिक्विड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो उनको गवर्न करने वाले लॉज कौन कौन से हैं। फिर मैथमेटिकल मेथड्स क्या हैं जिनसे हम डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना को समझ सकते हैं, जैसे कि बॉइलिंग हो रही है, आप पानी गर्म कर रहे हो, बॉयल कर रहा है, या पानी फर्श पे पड़ा पड़ा इवेपोरेट कर गया, तो इवेपोरेशन किन लॉज के ऊपर बेस्ड है, या बॉइलिंग जो वो किन लॉज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, वो किन लॉज के ऊपर बेस्ड है। तो सारे के सारे ये इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक आता है एनालिटिकल पार्ट, जहां आप एनालाइज करते हो, चीजों को स्टडी करते हो। एनालिटिकल के दो पार्ट हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटी मतलब है क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अननोन कंपाउंड है, मुझे आइडेंटिफाई करना है मेरे पास जो भी अननोन कंपाउंड एक्स है, एक्स किन्हीं चीजों से मिलकर बना होगा। लेट अस से एक्स में ए बी और सी, ये तीन चीजें हैं, तो मुझे बस ये पता करना है कि ये ए बी सी कौन है। हाँ, कितने हैं ये नहीं मुझे मतलब, कौन कौन है, कि इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन है, लेट अस से इसमें थोड़ा सा कार्बन है, इसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन है, बस। तो वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस। देन अगर मुझे ये भी पता करना हो कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, तब हम बात कर रहे होंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, कि हम क्वांटिटीज को डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इतना सा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट क्लियर है। तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मेडिसिन में आप देख लीजिए, टेक्सोल एंड सिस्प्लाटिन, ये कैंसर थेरेपी में यूज करने वाले ड्रग्स हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्सोल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, एस्पिरिन एनाल्जेसिक है, सेलोल एंटीसेप्टिक है। तो मेडिसिन हमारा पूरा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पीवीसी, घरों में पीवीसी पाइप जो यूज हो रही है वो पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स कैसे बने, केमिस्ट्री के नॉलेज से बने। ठीक है, तो पॉलीमर्स में कौन कौन से आगे, पीवीसी हो गया, बेकेलाइट है, टेफ्लॉन कोटिंग होती है तो टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, नायलॉन एक पॉलीमर है, पॉलीथीन एक पॉलीमर है। ठीक है, सिंथेटिक रबर हम बना रहे हैं, पेंट्स हैं, अधेसिव हैं, वार्निश, लुब्रिकेंट, सीमेंट, ग्लास, सिरामिक्स, फोटोकेमिकल्स और मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। तो ये सारा का सारा जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। एग्रीकल्चर में हम कहाँ यूज करते हैं,
फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स। फिर जनरल यूज में आपके सोप्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ऑयल्स, परफ्यूम, तो ये सभी कुछ केमिस्ट्री से ही बेसिकली बनी चीजें, केमिस्ट्री के नॉलेज से हम इन चीजों को बना पाए, इनको इंप्रूव कर पाए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, मैटर को हम एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन की उसकी अपीयरेंस के बेस पे एक मैटर आपको सॉलिड दिखता है, एक लिक्विड दिखता है और एक गैस दिखता है। ठीक है ना, हमें इन तीनों की प्रॉपर्टीज हमने 10th क्लास में पढ़ी होती हैं। सॉलिड को जब आप मेल्ट करते हो तो लिक्विड बनता है, लिक्विड फ्रीज करके वापस सॉलिड बन जाता है। तो सॉलिड और लिक्विड आपस में किससे रिलेटेड है? मेल्टिंग और फ्रीजिंग, ये दो प्रोसेस से। लिक्विड और गैस के बीच में क्या है? लिक्विड को जब आप वेपराइज कर दोगे तो गैस बन जाती है, और जब कंडेंस कर दोगे गैस को तो लिक्विड बन जाता है। सॉलिड जब सबलाइम होता है तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस जब डिपॉजिट हो जाती है तो वो सॉलिड बन जाती है। तो ये आगे प्रोसेस क्लियर। तो ये होगी फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल में हम बोलते हैं कि एक प्योर सब्सटेंसेस हैं और एक हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस की फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। जैसे वाटर है, वाटर आप कहीं से भी लाओ, ठीक है, वाटर आप नलके से लो, आप तालाब से लो, आप आरओ से लो, आप कहीं से भी लो, या आप सिंपल एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना दो, पर वाटर में जो कॉम्पोजिशन है वो H2O ही रहेगा ना, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, तो फिक्स कॉम्पोजिशन उसकी। ठीक है, फिर प्योर सब्सटेंसेस को फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ग्लास लिया पानी का, उसमें थोड़ा सा हमने सॉल्ट डाल दिया। अब अगर इसको मैं गर्म कर दूं तो सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली नीचे क्या बच जाएगा? सॉल्ट। तो सिंपल बॉईल करके मैंने इसको, सॉल्ट को और वाटर को सेपरेट कर दिया। ठीक है, वो एक फिजिकल मेथड हुआ। पर वाटर को गर्म करने से या वाटर को किसी फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। नो, वी कैन नॉट डू दैट। फिर मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स के पास एक वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है। मिक्सचर मीन्स आपने सॉल्ट प्लस शुगर का मिक्सचर लिया, अब आप सॉल्ट ज्यादा डाल दो, शुगर कम रखो, ये शुगर ज्यादा डाल दो, सॉल्ट कम रखो। ठीक है, तो वेरिएबल कॉम्पोजिशन हमारे पास होती है। फिर उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। सॉल्ट और शुगर को आप अलग अलग कर सकते हो फिजिकल मेथड्स के थ्रू। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स हमें पता है जो उससे ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस नहीं होते, और कंपाउंड क्या होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एक डेफिनिट रेशियो में मिलने से बनते हैं। ठीक है, फिर मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स में हम फर्दर क्लासिफिकेशन में आए तो हमारे पास आता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। देखो, होमोजीनियस जहां पर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, सिर्फ पानी का ग्लास लेके आपने उसमें सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, तो एक ग्लास वाटर में आपने जब सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट पूरा यूनिफॉर्मली घुल गया था उसमें। तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से अगर आप एक चम्मच से यहाँ टॉप से थोड़ा सा निकालते हैं सॉल्ट वाटर तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, और बॉटम से निकालते हैं उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। नहीं, क्योंकि नमक यूनिफॉर्मली घुल गया है, तो इट हैज ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। फिर कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब पानी में आपको देख के पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्ट डिसॉल्व है या नहीं है। ऐसा नहीं आपको सॉल्ट के पार्टिकल दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अब दोनों कंपोनेंट्स को, कि वाटर और सॉल्ट को, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। पर अब अगर उसी ग्लास पानी में मैं थोड़ी सी रेत डाल दूं, सैंड, ठीक है, तो क्या होगा? सैंड में कुछ पार्टिकल्स बहुत लाइट होंगे, वो ऊपर ऊपर फ्लोट करेंगे, जो हैवी होंगे वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट रहेगा ना। तो ऊपर से अगर हम सैंपल लें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल होंगे, बॉटम से सैंपल लें उसके पार्टिकल डिफरेंट होंगे। तो हमारे पास यहां पर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है, और हमारे पास यहां एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट है। ठीक है, एक से ज्यादा फेज मीन जो सैंड पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली तो घुले नहीं। ठीक है, तो हमारा पानी भी है, हमें सैंड के पार्टिकल दिख भी रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम मिक्सचर्स को डिफाइन करते हैं, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है। अब नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज। देखो, प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है? जब आप प्रॉपर्टीज की बात करते हो, लेटर से हम आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो आप हो सकता है आपको बातें करने का बहुत शौक हो, आप बहुत बातूनी हो,
ठीक है, यू आर जस्ट चैटर बॉक्स। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हुई। या हो सकता है आपकी पब्लिक डीलिंग बेसिकली बहुत अच्छी है या बहुत खराब है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप कोई स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपके स्किन का कलर वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बाल किस कलर के आपकी प्रॉपर्टी है, आपके आईज का कलर वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपकी हाइट क्या, आपका वेट क्या, ये प्रॉपर्टीज है, ये आपको डिफाइन कर रही हैं। तो उसी तरह जब हम एक केमिस्ट्री में किसी सिस्टम की बात करते हैं, लेट अस से मैंने आपको बताना है पानी क्या होता है। ठीक है, मान लो आपको पता ही नहीं कि पानी क्या होता है, आपने कभी पानी नहीं देखा, कोई आइडिया नहीं आपको, तो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि पानी क्या होता है? मैं बोलूंगा इट्स अ लिक्विड जो कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है। ठीक है, इसकी डेंसिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं, सोचो एक ऐसा लिक्विड जो कैसा होगा, कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, ओडरलेस होगा, डेंसिटी इतनी है, तो आप इमेजिन कर पाओगे कि वो लिक्विड कैसा होगा। तो प्रॉपर्टीज से हमें किसी सिस्टम को समझने में काफी हेल्प मिलती है। तो प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वन सबस्टांस फ्रॉम अनदर। क्योंकि पानी की जब मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा प्रॉपर्टीज के टर्म में, और मान लो किसी और चीज की दे रहा हूं, मान लो हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो उनको डिस्टिंग्विश कैसे कर पाए हम? उनकी प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एक तो जो हम डिफरेंस यहां पर बात करते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ठीक है, कि कितना मैटर हमारे पास प्रेजेंट है। तो दैट इज, ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि मैटर पे डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट मैटर है। दूसरा है मेजरमेंट के बेसिस पे, मतलब हमारे पास आती है जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक आ गई आपके पास एक्सटेंसिव, एक आ गई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव में क्या क्या आ गया जो मास पे डिपेंड कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल मास इटसेल्फ। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर लो, क्योंकि मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और आप एरिया की बात कर लो, आप एनर्जी की बात कर लो, मान लो अगर एक पार्टिकल की एनर्जी एक्स है, तो आप मास डबल कर रहे हो, 2 पार्टिकल ले रहे हो, तो एनर्जी 2x आ जाएगी। ठीक है, तो मास, वॉल्यूम, एरिया, एनर्जी, ये बेसिक आपके जनरल जनरल से एग्जांपल हो गए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई जो मास इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, इनको ज्यादा डिटेल में हमने आगे पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में, तो अभी एक बार आइडिया ले लो। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मास से कोई मतलब नहीं है। एक बाल्टी भरी है गर्म पानी की, एक चम्मच निकालोगे उससे पानी का, उसका भी टेम्परेचर वही होगा जो पूरी बाल्टी का है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि छोटे से मास का टेम्परेचर डिफरेंट है और ज्यादा मास का टेम्परेचर कुछ और है। डेंसिटी की बात करो तो एक चम्मच पानी की डेंसिटी भी वही है जो पूरे बकेट के पानी की है। ठीक है, अगर हम किसी चीज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे ग्लास की बात कर लो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो छोटा सा ग्लास का पीस हो या बहुत बड़ी शीट हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल आइडिया होगा। तो मास डिपेंडेंट जो है, मास डिपेंडेंट दोज आर एक्सटेंसिव, और जो मास इंडिपेंडेंट दोज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? नोट कर लिया? अब नेक्स्ट इज कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स तो हैं, पर इन तीनों के अलावा हमारे पास मैटर अलग और स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है, फर्मियानिक कंडेंसेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये कुछ नई डिस्कवर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो जस्ट फॉर एडिशनल नॉलेज, अब हम कंटिन्यू करते विद अवर मेन डिस्कशन दैट इज द स्टोक्योमेट्री। ठीक है, तो स्टोक्योमेट्री थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, फिर हम नेक्स्ट लेसन में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टोक्योमेट्री बेसिकली क्या है? डिस्क्राइब्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन सब्सटेंसेस अंडरगोइंग केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना स्टोक्योन एंड मिट्रन। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो स्टोक्योन एंड मिट्रन मींस दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज मेजर। तो एलिमेंट्स की मेजरमेंट से रिलेटेड है स्टोक्योमेट्री। ठीक है, कि जो 2 सब्सटेंसेस या डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, एक कुछ केमिकल चेंज उनके बीच में हो रहा है, तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स कितने हैं, एक का कितना लिया आपने, दूसरे का कितना लिया, कितना बच गया, कितना कंज्यूम हुआ, इन सारी कैलकुलेशंस को स्टडी करने वाला जो पार्ट है
दैट इज कॉल्ड स्टॉक्योमेट्री। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में इसको हम स्टडी करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि चीजें जब कंबाइन करती हैं तो कौन कौन से लॉ गवर्न करते हैं, जैसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता है, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे उसके मोल कॉन्सेप्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंसंट्रेशन यूनिट्स कौन कौन से हैं, उनको कैसे कैसे यूज करना है, और फाइनली कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।